लानत! अपने सीने में दहकते अंगारे भरे, सिर से धुएं के बादल उड़ाती मेल ट्रेन धड़कती हुई आकर प्लेटफॉर्म पर विश्राम के लिए ठहरी। इस स्टेशन पर उसका 5 मिनट का स्टॉप था। नाश्ते का समय था। यात्री अपने जलपान और भोजन आदि के सरंजाम में व्यस्त हो गए। चिकट कपड़ों में लिपटा अननंगे भिखमंगे बच्चों का एक छोटा सा समूह बिखर कर हर डिब्बे के पास जाकर किसी यात्री को कुछ खाते पीते देख अपना चिपका कटोरा या हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने लगा। उन्हीं में थी चितड़े नुमा पेटीकोट, उठंगा ब्लाउज और नाम मात्र की ओढ़नी पहने 10-12 वर्षीय एक भिखारन बालिका। वह साधारण डिब्बों की ओर न जाकर एक 3 टियर शैशान में लपक कर चढ़ गई और समस्त माताओं बहनों के सामने बेहद दुखी सूरत और कातर स्वर में कुछ खाने को मांगने लगी। जब वह डिब्बे से नीचे उतरी तो उसके हाथों में पूरी पराठों के आधे चौथाई टुकड़े, कुछ साबुत रोटियां के अलावा पूरी सूखी सब्जी और अचार की एकाध फांक भी थी। यकीनन वह खुश थी कि दाताओं की इस उदारता के कारण आज उसे द्वार द्वार मांगने की झंझट नहीं उठानी पड़ी और कम से कम रात तक का भोजन उसके पास जुट गया है। बाकी बच्चे अपने अपने भाग्य का खाते या अपने रिते हाथों पर कूड़ते हुए उसकी प्रचुर खाद्य संपदा को इस प्रकार थकने लगे मानो उन्हें उसके भाग्य पर ईर्ष्या हो रही हो। एकाध छोटे बालक ने उसके सामने हाथ पसार कर कुछ देने की याचना उसी ढंग से की जैसे उसकी साथिन एक भिखारी नहीं दाता हो। बालिका ने उसे ऐसे अंदाज में झिड़क दिया जैसे कोई कंजूस सेठ किसी भिखारी को दुरदुराए। वह सीधी प्लेटफॉर्म के कोने में पेड़ के नीचे बने बाथरूम में घुस गई। खाद्य संपदा को उसने अपने ओढ़नी में लपेटकर पेड़ की जड़ के पास एक ईंट के दबाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम से निकली तो एक ऐसा दृश्य उसके सामने था जिसकी उसे कल्पना भी नहीं हो सकती थी। एक भीखमंगा बालक लुआ बड़े इम्तिनान से पैर पसारे वही बैठा। उसकी रोटियां आराम से खा रहा था। साफ पता लग रहा था कि उसने कुछ हिस्सा तो जल्दी जल्दी उद्रस्त कर लिया था। अब जो बचा था उसे वह धीरे धीरे चबाकर ठूसना चाहता था। बालिका उस कलूटे को बहुत दिनों से जानती है। कभी कभी अपना बड़प्पन कायम रखती हुई वह उससे बोल बतरा भी लिया करती है। जिस दिन उसे बिल्कुल भी रोटी नहीं मिल पाती थी और उसके पास जरूरत से कुछ अधिक रोटियां होती तो वह बड़ी उदारता पूर्वक एकाध रोटी उसे भी एहसान जताते हुए दे देती थी। मगर कल वो एक दिन ऐसा दुख साहस कर पाएगा यह तो उसने सोचा तक नहीं था। मारे गुस्से के पेचोताप खाती कुछ पल तो यह सोच ही नहीं सकी कि कलूटे को ऐसी कौन सी नंगी और नुकीली गाली दे जो उसको वास्तव में चुप कर तिलमिला दे। फिर शायद यह सोचकर कि ऐसी गाली भी उसके पेट से रोटी को वापस नहीं निकालेगी, वह पेटीकोट से अपने गीले हाथ पोंछना छोड़कर पैर पटक कर चिल्लाई, क्यों बे कलूटे, ये रोटियां तूने यहाँ से उठाई है? ए हाँ। कलुआ निर्विकार भाव से कौर निगलते हुए ऐसे उत्तर दिया मानो यह कोई बात ही न हो और रोटियों से हाथ खींच लिया। अबे कुत्ते, क्यों उठाई तूने मेरी रोटियां? वह और जोर से चीखी, मैं रात भर से भूखा था। कलुआ बोला, इस टाइम भी एक टुकड़ा तक नहीं मिला? तू इतनी सारी रोटियां का करती है? भूख लगी तो क्या मैं तेरी अम्मा लगू हूं के लुगाई जो मेरी रोटियां खा गया? कच्चू नहीं मिला था तो मेरे से मांग लेता। मेरी रोटियां तूने उठाई क्यों? जोरों को भूख लगी थी ना। कलुआ मिनमिनाया, क्या पता तू देती भी कि नहीं? वह तिलमिलाकर दांत पीसती हुई बोली, मैं भी तो रात से भूखी हूं। इतनी मुश्किल से मैंने जे पाई थी और तूने मरी काहे जाती है? कलुआ उसकी बात काटकर जल्दी से बोला, सारी तो नहीं बकसली, इतनी जो बची है तू खा ले। कुत्ते कमीने, हरामी के पिल्ले, रंडी के जने। बालिका के मुंह से एकदम गालियों के बौछार शुरू हो गई।
जिसे वह अब तक दबाई हुई थी। गालियां बकते बकते ही उसने झपट कर बाकी बची रोटियां उठाई और उस तरफ फेंक दी जहां पटरियों के बीच गंदी कीचड़ और पानी जमा हो गया। तीन चार कौवों कहीं से ताक कर आए और अपनी अपनी चोंच में जितने समाये उतने टुकड़े छपट कर उड़ गए। एक मरियल कुत्ता बूते भर भौंकता लपका और जो कुछ बच गया था उस पर जीभ लपलपाने लगा। रोटियां फेंक कर वह मुड़ी तो कलवा वहां से टीढ़ी हो चुका था। अब बालिका के मुंह पर क्रोध व आवेश का स्थान एक प्रकार के मलाल ने ले लिया था। वह रुआसी हो रही थी। ऐसे विवाद का मजा लेने के लिए इस बीच दो तीन भले मानस वहां आदतन जमा हो गए थे। बालिका को रुआसी देखकर एक व्यक्ति ने उससे कहा, क्यों री, तूने रोटियां फेंक क्यों दी? अब क्या खाएगी? अपनी सास का कलेजा? दूसरे ने व्यंग किया, यूं ही झूठ बक रही थी कि रात से भूखी हूं। तीसरे ने तनिक त्योरी चढ़ाकर टिप्पणी की, नहीं बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे को रात से कुछ भी खाने को नहीं मिला। कितनी मुश्किल से तो इतनी चीजें मांगी थी कि पेट भर खाने को होती। वह रुआसे स्वर में बोली, मरी तो तूने फेंक क्यों दिया? पहले वाले महाशय ने अपना प्रश्न दोहराया। बालिका एक दो क्षण तक बेहद घृणा से उस और घूरती सी रही जिस तरफ कलवा गया था। फिर बोली, ये कलवा ना, ये सल्ला भंगी है। इस शब्दों के साथ उसने पच से जमीन पर थूक दिया और उदासी में डूबी एक और चल पड़ी। बालिका धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर चल देती है। उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें हैं, पर भीतर गुस्से से ज्यादा एक तिरस्कार की आग धधक रही है। वह बार बार सोचती है, मेरी मेहनत की, मेरी भीख की रोटियां और वो भंगी का बच्चा खा गया। हम तो चाहे भूखे मरें पर उस जात के मुंह लगी रोटी नहीं खाएंगे। इधर कलवा अपने हाथ मुंह पोंछता प्लेटफॉर्म के पीछे वाले नाले के पास छिपकर बैठ गया। उसे पता था कि लड़की ने उसे भंगी कहकर गाली दी है, पर भूख की पीड़ा इतनी बड़ी थी कि गालियां उसके कान में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाई। रात को जब सारे बच्चे प्लेटफॉर्म के कोने में इकट्ठा हुए तो रोटियों की चोरी की घटना चर्चा का विषय बन गई। कुछ बच्चों ने कलवा का पक्ष लिया। भूख लगी थी तो खा लिया, इसमें कौन सी चोरी? रोटियां इतनी थी कि दोनों का पेट भर जाता। पर ज्यादातर बच्चों ने वही कहा जो उन्होंने बड़ों से सीखा था, अरे वो तो भंगी है, उसकी छुई चीज कौन खाएगा? उसने तो गंदा कर दिया सब। धीरे धीरे बालिका की शिकायत, उसकी चीख चिल्लाहट और फिर रोटियां फेंकने का दृश्य सबके लिए मनोरंजन का विषय बन गया। अगले दिन भी जब वह ट्रेन से रोटियां बटोर कर लाई, बच्चे हंसकर ताना मारते, देखना आज फिर कलवा खा जाएगा तेरी रोटियां। बालिका हर बार जल बूंद जाती और उसकी नफरत गहरी होती जाती। अब उसका गुस्सा सिर्फ कलवा पर नहीं था, बल्कि उस पूरे नीच जात पर था जिससे वह ताल्लुक रखता था। स्टेशन पर खड़े भले मानस जो कल तक उसकी दयनीय हालत देखकर सहानुभूति जताते थे, अब मुस्कुराकर आपस में कहते, देखो ये भूखी बच्ची भी जात पात में डूबी है, गरीब भिखारी को भी भेदभाव नहीं छोड़ता भारत।